आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बारे में एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। ये कहानी 2008 की है। दिल्ली द्वारका में एक जगह है जिसका नाम है राजनगर। राजनगर में गली नंबर 9 में एक वर्मा फैमिली रहती थी। ये फैमिली में महज 4 लोग ही थे। विनोद वर्मा पिता थे, उनकी वाइफ थी पुष्पा वर्मा और एक बेटा था नितिन वर्मा और उसकी वाइफ पूजा वर्मा। ये 4 लोगों की फैमिली थी। पूजा वर्मा 6 महीने की प्रेग्नेंट थी और विनोद वर्मा जो थे वो एक किसी कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर का जॉब करते थे और उनकी वाइफ पुष्पा वर्मा हाउसवाइफ थी। पूजा एक टीचर थी और नितिन का कुछ बिजनेस था अपना। ये चारों हंसी खुशी यहाँ पर एक साथ में एक छत के नीचे रहते थे। अचानक 2008 में 18 अप्रैल को नितिन अपने जॉब से घर की तरफ आ रहा था। उस दिन उसको आते आते देर हो चुकी थी, यानी कि तकरीबन रात के 12:40 हो गए थे। उसकी बाइक स्लिप हो गई और स्लिप होकर वो गिर गया। गिरने के बाद में उसने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, पूजा को। उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और अपने पिताजी को फ़ोन किया, पर इत्तेफाक से किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। नितिन को किसी के मदद की ज़रूरत थी, इसलिए वो उन लोगों को फ़ोन कर रहा था। नितिन के जिस्म पर काफ़ी सारे घाव लग गए थे गिरने की वजह से। फिर उसने अपने चाचा को कॉल किया। विजय वर्मा जिनका नाम था, जो 1-1.5 किलोमीटर दूर ही पे रहते थे इन लोगों से। विजय वर्मा ने फ़ोन उठाया। नितिन ने उनसे कहा कि मैं फला फला जगह गिरा पड़ा हूँ, तो मेरी मदद के लिए प्लीज़ आइए, और मैं घर पे बहुत देर से फ़ोन लगा रहा हूँ, पर घर का कोई भी मेंबर, पिताजी, माताजी और मेरी वाइफ, ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहे, तो ज़रा प्लीज़ चेक करो कि क्या बात है और मेरी हेल्प के लिए ज़रा जल्दी से आ जाओ। विजय वर्मा ने अपने 2 बेटों को भेजा, अमित और सुमित को। 2 बेटे बाइक पे निकले नितिन के पास में उसकी मदद करने के लिए, और उन लोगों ने अपने एक दोस्त को भी साथ में ले लिया। तुरंत ये लोग वहाँ पर पहुँचे मदद के लिए, और यहाँ पर विजय वर्मा ने उनको फ़ोन किया, अपने भाई को, विनोद को, फिर उसकी वाइफ को, फिर पूजा को। तीनों को फ़ोन किया। जब तीनों ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने उनके एक पड़ोसी थे जिसका नाम था रविंद्र सिंह को कॉल किया उन्होंने, और सारी बात बताई कि मैं बहुत देर से कॉल कर रहा हूँ, पर ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहे, तो ज़रा प्लीज़ जाकर आप चेक करो कि क्या बात है। और ये पहुंचा वहाँ पर रविंद्र, और उनके घर दरवाजे को खटखटाने लगा। किसी ने दरवाज़ा खोला नहीं। इसने फ़ोन किया वापस विजय वर्मा को, और विजय वर्मा से कहा कि ये लोग कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, मैं बहुत देर से खटखटा रहा हूँ, और दरवाज़ा अंदर से लॉक है, बाहर से लॉक नहीं है, यानी सब लोग घर के अंदर है, पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। उधर अमित और सुमित नितिन को मिले और उसको अपनी बाइक पर बैठा के हॉस्पिटल लेके जाने लगे। नितिन ने कहा मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं घर पे जाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी सी घबराहट जैसी हो रही है। उन लोगों ने उसकी बाइक ली है और उसके नितिन के घर की तरफ ये लोग रवाना हो गए। यहाँ पर विजय वर्मा ने सुना ये सारा मामला कि दरवाज़ा नहीं खोल रहा है कोई भी। रविंद्र ने उन्हें फ़ोन करके बताया। विजय वर्मा ने कहा कि दरवाजे को धक्का मारो ज़ोर से, और अगर धक्का मारने पे भी नहीं खुलता तो दरवाज़ा तोड़ दो, मगर पता करो कि क्या बात है, मैं भी वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। और रविंद्र ने दरवाजे को ज़ोर से जब धक्का मारा तो दरवाज़ा खुल गया, जबकि अंदर से कड़ी नहीं थी, सिर्फ दरवाज़ा भेड़ा हुआ था। इसने दरवाज़ा जैसे ही खोला और अंदर जैसे ही ये गया तो सीढ़ी के पास में इसने देखा विनोद वर्मा की लाश पड़ी थी। ये देख के बहुत डर गया और पूरा फर्श खून में लथपथ था, और उसका पूरा जिस्म विनोद वर्मा का पूरा खून में सना हुआ था। रविंद्र ने तुरंत फ़ोन करके विजय वर्मा को बताया। विजय वर्मा तुरंत वहाँ से निकले और यहाँ पर पहुँच गए, और विजय वर्मा ने जब देखा अपने भाई की लाश, इन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस के पहुँचने तक यहाँ से नितिन भी पहुँच गया। नितिन और वो जो उसके दो कज़िन भाई थे विजय वर्मा के बेटे, वो लोग भी पहुँच गए। और इन लोगों ने देखा
नितिन ने देखा कि उसके पिताजी की लाश पड़ी है, पूरे खून में लथपथ है। नितिन उसे देखकर बेहोश हो गया। पुलिस पहुंची मौका वारदात पर। पुलिस ने देखी नितिन बेहोश हो गया। पुलिस ने तुरंत अपने किसी सहयोगी के साथ में उसको हॉस्पिटल में भेज दिया इलाज करवाने के लिए। नितिन चला गया हॉस्पिटल और यहाँ पर पुलिस ने इसकी लाश को देखा, विनोद की, और फिर ऊपर गई पुलिस। इनका घर ग्राउंड+1 था, सीढ़ी घर के अंदर से ही एंट्रेंस था ऊपर जाने का, एक बंगलो सिस्टम था। पुलिस जब ऊपर गई तो पुलिस जाके हैरान हो गई कि विनोद वर्मा की वाइफ की लाश सोफे पे पड़ी है और वो बैठी हुई है, और बैठे बैठे उनका दम निकल चुका था और उनके जिस्म पे भी बहुत सारे घाव के निशान हैं, जिस तरह विनोद के जिस्म पे थे। ये लोग पुलिस वाले बेडरूम की तरफ गए। बेडरूम के अंदर जैसे ही पहुंचे, ये लोग देखा कि दरवाजे के पास ही पूजा वर्मा की लाश पड़ी और उसको इतना ज़्यादा घाव मारा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। उसके चेहरे पे भी बहुत सारे घाव है और उसके पूरे जिस्म पे घाव है, जबकि वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। पहले पुलिस ने सोचा कि शायद ये लूटपाट का मामला है। पुलिस ने कबाड़ खोला, कबाड़ खोल के तिजोरी को चेक किया और जो डोर का जो लॉक होता है, उस डोर के लॉक को पुलिस ने चेक किया। डोर का लॉक एकदम बराबर था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था और तिजोरी भी टूटी हुई नहीं थी, तिजोरी भी एकदम ओके थी। और यहाँ तक कि कोई चीज़ लूटपाट नहीं की गई थी। यहाँ तक कि ये जो 2 औरतों ने कान की बाली जो पहनी थी सोने की, वो बाली भी लूटा नहीं गया था। पुलिस को बात समझ में आ गई तुरंत ही कि ये मामला लूटपाट का नहीं है, ये मामला है शायद दुश्मनी का, आपसी दुश्मनी का। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया और उनके अड़ोसी पड़ोसियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी है क्या। और ये सारा जो एविडेंस था वहाँ पर, वो एविडेंस को इकट्ठा करके पुलिस ने फॉरेंसिक लैब में भेजा और पुलिस ने नितिन को भेजा था दीनदयाल हॉस्पिटल में, और यहीं पर ये तीनों डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होना था। पुलिस ने ये तीनों डेड बॉडी को दीनदयाल हॉस्पिटल में भेजा और पुलिस भी साथ में गई, क्योंकि पुलिस को नितिन का स्टेटमेंट लेना था। पुलिस ने नितिन का स्टेटमेंट लेने के लिए वहाँ पहुंची और पुलिस ने पूरा नितिन का स्टेटमेंट भी लिया और वहाँ पर जितने भी एविडेंस ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस से हो सके वो पुलिस ने इकट्ठा किया कमरे से। जैसे कि खून से सनी हुई चादर, फर्श पे पड़े हुए खून, तकिए पे, कपड़ों पे उन लोगों के, वो सारी चीज़ों को पुलिस ने अपने साथ लिया और फॉरेंसिक लैब के लिए भेजा। पड़ोसियों से पुलिस ने इंक्वायरी किया। रविंद्र से पूछा, जो पड़ोसी रविंद्र सिंह जिसने दरवाज़ा खोला था, उसने बताया कि मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने सामने देखा विनोद वर्मा जी की लाश थी। और फिर उसने आगे का मामला बताया कि मैंने विजय वर्मा को फ़ोन किया वगैरह वगैरह, जो मैंने आपको अभी भी बताया। अब यहाँ पर पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कातिल कौन हो सकता है और ये कत्ल क्यों किया गया है। पूरे घर के कोने कोने को पुलिस ने गौर से देखा, गौर से तलाशी ली 4-4, 5-5 बार कि शायद कोई एविडेंस मिल जाए कि जिससे हमको कातिल तक पहुंचने का रास्ता मिले, पर कोई एविडेंस उनको मिल नहीं रहा था। कोई भी एविडेंस वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे कोई शक हो। पुलिस ने विनोद वर्मा के जहाँ पर ये जॉब करते थे वहाँ पर जाकर पूछताछ की कि इनका नेचर कैसा था, इनकी किसी के साथ दुश्मनी थी या नहीं थी। पुलिस को पता चला कि ये बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छे दिल के इंसान थे, लोगों की हेल्प करने वाले इंसान थे, इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने घर वालों के बारे में पता किया कि पड़ोसियों से शायद दुश्मनी हो, शायद पड़ोस में से किसी ने ये इस चीज़ को अंजाम दिया हो, पर पता चला कि इनकी पड़ोस में भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि पड़ोसियों से इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। यहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में पता चला कि विनोद वर्मा के जिस्म पे 18 बार वार किए गए थे और उनकी धर्मपत्नी जो थी पुष्पा के जिस्म पर 14 बार वार थे और सबसे ज़्यादा वार थे पूजा के जिस्म पर। मतलब कि विनोद और पुष्पा, इन लोगों के जिस्म पे जितने वार थे उन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा पूजा के जिस्म पे वार थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि पूजा के जिस्म पर 42
बार चाकू मारी गई थी। बड़ी बेदर्दी के साथ में उसकी मौत हुई थी। लोग जिसने भी उसे मारा था बड़ी बेदर्दी के साथ मारा था और बहुत क्रूरता के साथ मारा था, और कोई जानी दुश्मनी होगी इस तरह उसको मारा गया था। पुलिस ने भी ये जानने की कोशिश की कि इस परिवार का शायद कोई दुश्मन हो, शायद किसी से दुश्मनी हो, पर कहीं से कहीं तक इनको कोई भी दुश्मनी पता नहीं चली। खास करके विनोद वर्मा के बारे में पुलिस ने बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करी, क्योंकि वो घर के चीफ थे, तो पुलिस को ऐसा लगा शायद इनकी किसी से दुश्मनी हो, पर उनके बारे में भी कुछ पता नहीं चला। पहले ये लोग पाम एक जगह थी, वहाँ जहाँ पर ये लोग रहते थे वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर की जगह थी ये, वहाँ पर 2004 में ये लोग रहते थे। 2004 तक ये लोग रहते थे। 2004 के बाद में विनोद ने अपनी एक खुद का ये बंगला खरीदा था, जहाँ पर ये सारा हुआ मामला दिल्ली में। विनोद ने ये बंगला खरीदा था और ये लोग पूरी फैमिली को लेकर उसने अपने साथ में शिफ्ट कर लिया था। नितिन के 2 भाई भी थे जो पाम में रहते थे अपने चाचा विजय के साथ में। उन लोगों को वहीं पर उनका मन लगता था और वो लोग की पढ़ाई वगैरह भी सब वहीं पर चल रही थी, तो वो लोग वहीं पर बचपन से रहते थे। यहाँ पर ये लोग कम आते जाते थे। पुलिस को पता चला इस परिवार की किसी से कहीं तक कोई भी दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने लास्ट में कॉल डिटेल्स को खंगालना शुरू किया और विनोद की कॉल डिटेल्स निकाली गई। विनोद की कॉल डिटेल्स उनकी धर्मपत्नी पुष्पा की और पूजा की, तीनों की, और नितिन की, चारों की कॉल डिटेल्स निकाली गई। तो पता चला कि किसी से कोई भी मतलब ऐसा कन्वर्सेशन नहीं था कि जिससे कोई दुश्मनी या कोई बात ऐसी शक वाली सामने आए। जो हमेशा का रूटीन वाला कॉल था, जैसे लोग रिश्तेदार से या अपने फ्रेंड से बात करते थे, वही था और कोई नया कुछ भी नहीं था। पर जब नितिन की कॉल इन लोगों ने, पुलिस ने जब तलाशा, निकाला कॉल डिटेल्स, तो कॉल डिटेल्स में एक चीज़ थोड़ी सी अलग आई कि 18 अप्रैल जिस दिन ये कांड हुआ था, उस दिन विनोद ने 21 बार किसी नंबर पे फ़ोन किया था। और 19 तारीख की शाम को नितिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। जैसे ही नितिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, पुलिस उसे अपने साथ में लेकर गई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। नितिन से जब पूछताछ की पुलिस ने, बयान लिया, तो नितिन ने बताया कि मुझे ऑलरेडी लेट हो चुका था अपने ऑफिस से घर पर आने के लिए। मैं घाई में आ रहा था बाइक पर और मैं स्लिप हो गया। मैंने सबसे पहले, मेरे जिस्म पे काफ़ी सारे घाव लग गए। घाव लगने की वजह से मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने सबसे पहले अपने घर पे फ़ोन किया, 3-3, 4-4 बार अपनी वाइफ को किया, अपने फादर को किया, अपनी मदर को किया, पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो मैंने अपने चाचा को फ़ोन किया और फिर चाचा ने मुझे अपने दोनों बेटों को एक दोस्त के साथ में भेजा मेरी मदद के लिए, और चाचा वहाँ पर गए मेरे घर पर। पुलिस को नितिन के स्टेटमेंट पे और नितिन के ऊपर कुछ डाउट गया, क्योंकि जब नितिन गिरा था, जब कोई भी इंसान बाइक से गिरेगा, ऐसा डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि कोई भी इंसान जब बाइक से गिरेगा तो उससे घसड़े के निशान आएंगे, कट लगना मुश्किल है। अगर वहाँ पर उस जगह पर कोई पत्थर है या ऐसा पतरा पड़ा है या ऐसी कोई नोकदार चीज़ है तो ही उसको कट लगेगा, वरना जिस्म पे कट लग नहीं सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ऐसा डॉक्टर्स ने बताया। ये एक तो इस बात पे पुलिस को शक हुआ, क्योंकि उसके जिस्म पे, नितिन के जिस्म पे कुछ कट के भी निशान थे। तो पुलिस ने उससे पूछा कि ये कट तुमको कैसे लगा। नितिन ने उन्हें कुछ गोल जवाब दिया, कुछ ढंग से जवाब नहीं दिया। उसके जवाब से पुलिस सेटिस्फाई नहीं थी। पुलिस ने नितिन को ये भी कहा कि तुमने उस रात को, जैसा तुम बयान दे रहे हो कि उस रात को तुमने सबसे पहले अपनी पत्नी को फ़ोन किया, फिर अपने पिताजी को और अपनी माताजी को, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्हारे कॉल डिटेल्स से ये पता चल रहा है कि तुमने सबसे पहला कॉल अपने चाचा को किया। पूरी कॉल हिस्ट्री उसको बताई गई। नितिन घबरा गया और तुम्हारे साला यानी कि पूजा के भाई ने स्टेटमेंट दिया है कि उसकी बात हुई थी जीजा जी से, यानी नितिन से, रात को 10 बजे के आसपास। तब नितिन ने उससे कहा था कि मैं घर पर ही हूँ। जब तुम रात को 10 बजे घर पर थे तो तुम
12:40 पे ऑफिस से कैसे आ रहे थे। नितिन ये सारी बातें सुनकर घबरा गया और टूट गया और नितिन ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये सारा कांड मैंने ही किया हूँ। यानी कि इसने अपनी उस माँ को मार दिया जिसने 9 महीना इसको अपने कोख में रखा, जिसने अपने कलेजे से लगाकर इसको पाल पोस के बड़ा किया, ऐसा इसने किया। तो पुलिस ने उससे पूछा कि ये सारा तूने क्यों किया। नितिन ने बताया कि 2007 में जनवरी के महीने में उसकी शादी हुई थी पूजा से, लव मैरिज हुआ था। मगर जब पूजा से लव मैरिज हुआ था तो उसका वहीं पैरेलल एक और लड़की से जिसका नाम रागिनी था, उसके साथ में भी उसका अफेयर चल रहा था। पूजा 15 से 20 किलोमीटर दूर रहती थी, यानी जहाँ पर ये नितिन रहता था वहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर ही उसका मायका था, वहीं पर वो रहती थी। और शादी के बाद में पूजा साथ में रहने लग गए। कुछ दिनों के बाद में पूजा के और नितिन के कंटिन्यूसली झगड़े चालू हो गए। वो उसकी वजह ये थी क्योंकि पूजा को रागिनी के बारे में पता चल गया था। रागिनी 17 साल की थी जब पूजा की और नितिन की शादी हुई थी, यानी वो अंडर एज थी। वो अगर 18 साल की होती तो शायद नितिन की पूजा से शादी नहीं होती, रागिनी से होती। और इसकी नितिन की उम्र 28 यानी 28 साल थी। और यहाँ पर नितिन का अफेयर रागिनी से चल रहा था एक तरफ, और एक तरफ पूजा से चल रहा था। और इसने पूजा से शादी कर लिया। और ये बात पूजा को पता चल गई कि रागिनी का और नितिन का अफेयर अब भी चल रहा है। इस बात को लेकर वो झगड़ा करती थी और उसने यानी पूजा ने ये बात अपने सास ससुर को भी बताई थी। सास ससुर हमेशा पूजा के सपोर्ट में रहते। जब नितिन का और पूजा का झगड़ा होता, अगर नितिन कभी उस पर हाथ छोड़ने की कोशिश करता तो उसके घर वाले उसका विरोध करते थे और उसे कड़ी ताकीद देकर मना करते थे कि ऐसा कभी नहीं करना, पूजा एक अच्छी औरत है, उसके साथ में ऐसा कभी भी नहीं करना। उस दिन भी नितिन का उसके साथ में झगड़ा हुआ पूजा के साथ में, और वो झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि नितिन गुस्से में पागल हो गया। और पागल होकर उसने किचन से जाकर एक चाकू लाया, चाकू लाकर पूजा को मारना चालू किया। लगातार उसके जिस्म पे वार करता गया। और फिर पूजा ने जब चिल्लाया तो उसकी माँ वहाँ पर आई उसको बचाने के लिए, नितिन की माँ। मगर ये इतना ज़्यादा गुस्से में पागल हुआ था कि उसने अपनी माँ को भी नहीं देखा और उसकी माँ को भी वो चाकू से मारने लगा। और फिर वो आवाज़ सुनकर पिताजी जो थे वो नीचे के कमरे में थे, उन्होंने आवाज़ सुनी और वो चिल्लाने लगे और वो बोलने लगे, क्या हो रहा है, ऊपर क्या चल रहा है, मुझे बताओ। क्योंकि नितिन के पिताजी के पैरों में कुछ प्रॉब्लम था, इसके लिए वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते थे, इसलिए वो नीचे से ही चिल्ला रहे थे। और फिर नितिन ने सोचा कि पिताजी चिल्ला रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, अगर पिताजी ने इसी तरह चिल्लाया तो आस पड़ोस में आवाज़ जाएगी और लोग इकट्ठा होंगे, और लोग इकट्ठा होंगे तो उसका ये सारा मामला लोगों के सामने आ जाएगा। ये सोचकर नितिन नीचे उतरा और नीचे उतरने के साथ में पिताजी पर भी टूट पड़ा और पिताजी को भी काफ़ी सारे वार उसने किए। ये जो मामला हुआ ये 3 घंटे तक खूनी खेल चलता रहा, यानी कि 18 अप्रैल 9:25 पर रात को ये शुरू हुआ और 19 अप्रैल रात को 12:15 बजे तक ये चलता रहा। उसके बाद में नितिन वहाँ पर गया, बाइक अपनी गिराया और अपने आप को गिराया बाइक के साथ में, और उसके चाचा को उसने फ़ोन किया। उस बीच में नितिन ने वो टॉवेल से उसके जिस्म पे जो खून लग गए थे, चेहरे पे हाथ पैर पे जो खून लग गए थे, उसको एक टॉवेल से साफ़ किया उसने और अपने कपड़ा चेंज किया और अपना कपड़ा और टॉवेल और चाकू एक रेलवे स्टेशन पे जाते जाते फेंक दिया उसने। वो सारा उसने पुलिस को बताया। पुलिस ने वहाँ रेलवे स्टेशन पे वो सारी चीज़ों को रिकवर भी किया। यहाँ पर जब पुलिस ने ये सारी चीज़ों को रिकवर किया, रिकवर करने के बाद में सारा एविडेंसेस पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद में एक 32 लोगों को पुलिस ने एज अ विटनेस वहाँ पर खड़ा किया, जिसमें एक रागिनी भी थी। मगर जब केस बोर्ड पर आया उस वक्त तक रागिनी के माता पिता ने रागिनी की शादी करवा दिए थे किसी और से। रागिनी अपना
घर परिवार जो नया नया बसा था उसे ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए रागिनी ने कोर्ट में नितिन से अफेयर की बात को मना कर दिया। पर बाकी जो सारे एविडेंसेस थे वो पूरी तरह से नितिन के खिलाफ थे, जैसे कि चाकू पर उसके फिंगरप्रिंट्स और वो जो खून थे, उसके परिवार वालों के खून जो उसके कपड़ों पर लगे थे, वो टॉवेल पे जो लगे थे, वो सारी चीज़ें। और इसी के कहने पर पुलिस ने वहाँ पर रेलवे ट्रैक पे से जो कपड़े लेकर आए थे वो सारों को पुलिस ने पंच खड़ा करके वो सारे चीज़ों को रिकवर किया। ये सारा एविडेंस पुलिस ने फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट वगैरह वगैरह जितनी भी एविडेंसेस थे सब पुलिस ने कोर्ट के सामने रखा। 4 सितंबर 2012 को सेशंस कोर्ट ने नितिन को फांसी की सज़ा दी और जज ने ये कहते हुए फांसी की सज़ा दी कि ये एक ह्यूमन बम है, चलता फिरता ये बम है, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये भयानक तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कहकर जज ने उसे आजीवन फांसी की सज़ा दी। नितिन ने हाई कोर्ट में अपील फाइल किया। हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा को कैंसिल करके आजीवन कारावास की सज़ा दी और अभी ये जो आजीवन कारावास की सज़ा मिली है ये 6 सितंबर 2013 को मिली है, यानी कि अभी नितिन अपनी किए की सज़ा भुगत रहा है और नितिन जेल में है और उसको लाइफ लगी है। अब वो ज़िंदगी भर जेल में रहेगा। थोड़ा सा गुस्सा, यानी नितिन ने अगर थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल किया होता और थोड़ा सा अगर दिमाग चलाता, उसकी वाइफ से नहीं जम रहा था, वो रागिनी से शादी करना चाहता था, उसको सीधा रास्ता उसके सामने ये था कि वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स देता और रागिनी से शादी कर लेता। सीधा साधा रास्ता उसके पास ये था, पर इसने सीधा साधा रास्ता इख्तियार न करके इसने क्राइम की तरफ इसका दिमाग गया और गुस्से में इसने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया और अपने वाइफ को इसने इतनी बुरी तरह से मारा कि कोई अपने दुश्मन को भी नहीं मारता है। और वाइफ को मारा तो मारा, उसने अपनी माँ को भी मारा। और एक और चीज़ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई थी कि नितिन जो था वो विनोद वर्मा का अपना बेटा नहीं था, यानी इसको गोद लिया हुआ बेटा था। एक बार किसी ने नितिन को, जब ये कुछ ही दिनों का था, तो कूड़े में फेंक दिया था किसी ने, वहाँ पर ये मिला। वहाँ पर मिला तो कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और उसको हॉस्पिटल में लेकर आए थे, जहाँ पर ये विनोद वर्मा और उनकी पत्नी थी। इन लोगों ने उसको वहाँ से गोद ले लिया और उसके बाद में इनको 2 औलाद हुई। उससे पहले इनको एक भी औलाद नहीं थी। ये लोग हर चीज़ में नितिन को ही आगे करते थे, यानी कोई भी घर का फैसला करना हो या कोई भी